Good morning, students. Once again, welcome to all of you on my channel. Education is my passion, nothing else. So, students, my today's topic is a nation's strength. एक राष्ट्र की ताकत. आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो होगा ए नेशन स्ट्रेंथ. ये एक पोइम है जो कि राल्फ वाल्डो एमरसन जी द्वारा लिखी गई है. स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको इस पोइम का थीम बताऊंगा कि इसमें आपको बताया क्या गया है. इस पोइम में हम किसके बारे में पढ़ेंगे. जैसे कि मैं आपको हर एक अपने जो भी चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ उनके सबसे पहले मैं आपको एक स्टोरी का, पोइम का, शॉर्ट स्टोरी हो, प्ले हो, उसका थीम बताता हूँ. आफ्टर दैट हम इस पोइम को पूरी डिटेल में पढ़ेंगे. हर एक लाइन का मैं आपको ट्रांसलेशन अच्छे से समझाऊंगा, हर एक वर्ड का मीनिंग आपको अच्छे से समझाऊंगा. आफ्टर दैट अगर कहीं प्रॉब्लम रह जाती है तो प्लीज़ स्टूडेंट्स आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वहाँ पर अच्छे से क्लियर कर दूँगा. सो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलो स्टार्ट करते हैं. समझिए, आपको तो पता है मैं आपको जैसे इंग्लिश टू हिंदी पूरी ट्रांसलेशन समझाता हूँ. इफ़ अगर फिर भी किसी भी पर्सन को अगर इंग्लिश टू इंग्लिश आपको किसी को अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो यू कैन कमेंट मी, मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको इंग्लिश टू इंग्लिश समझा दूँगा. जो भी मैंने अपनी स्टोरीज जो अपलोड की हैं या पोइम्स आपको इंग्लिश टू इंग्लिश भी समझा दूँगा. तो लेट्स स्टार्ट करते हैं. तो मैं आपको एक बात बता दूँ जी, जो नेशन स्ट्रेंथ की मैंने जो थीम है इंग्लिश में, आप ये अपनी इंग्लिश की बुक पर देखिएगा. शायद आपको इधर कम पढ़ा जा रहा हो. आप इंग्लिश की बुक साथ में खोल लीजिएगा, वहाँ से देख लीजिएगा. तो मैं आपको बता दूं, जैसे ये लिखा है ए नेशनल स्ट्रेंथ, एक नेशन का स्ट्रेंथ का मीनिंग है एक राष्ट्र की ताकत. द स्ट्रेंथ ऑफ ए नेशन. एक मिनट में अंडरलाइन करता हूँ, साथ साथ में आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ. द स्ट्रेंथ ऑफ ए नेशन लाइज नॉट इन वेल्थ, पावर, माइट एंड प्राइड, बट इन इट्स पैट्रियोटिक एंड डिटरमाइंड इनहेबिटेंट्स. कवि कहता है, पोइट कहता है, पोइट कौन है? राल्फ वाल्डो एमरसन. राल्फ वाल्डो एमरसन जी कहते हैं कि एक राष्ट्र की ताकत, द स्ट्रेंथ ऑफ ए नेशन, एक राष्ट्र की ताकत लाइज मीन होना, रहना, किस में रहती है? नॉट इन वेल्थ, उसकी वेल्थ में नहीं है. वेल्थ क्या होती है? कमाई, धन दौलत. उसकी धन दौलत में नहीं होती है, उसकी पावर में नहीं होती है, उसकी माइट में नहीं होती है. पावर, माइट, शक्ति. एंड प्राइड, गर्व, उसके गर्व में नहीं होती है, उसके अभिमान में नहीं होती है. बट इन ईट्स, फिर वो बोलता है इसमें नहीं होती तो किस में होती है? लेकिन बल्कि इसकी पैट्रियाटिक एंड डिटरमाइंड इनहेबिटेंट्स में होती है. पैट्रियाटिक हो गया देशभक्त, एंड डिटरमाइंड हो गया दृढ़ निश्चय. दृढ़ निश्चय मतलब कि उसके वफादार. इनहेबिटेंट्स क्या हो गए? इनहेबिटेंट्स का मीनिंग होता है उस देश में रहने वाले लोग, उस देश में रहने वाले पीपल, उस देश में रहने वाले मैन. उसमें इसकी रियल शक्ति होती है. एक राष्ट्र की शक्ति, रियल शक्ति किस में होती है? उस देश में रहने वाले उस देशभक्त और वफादार पर्सन्स में उस देश की शक्ति होती है, ना कि उसकी कमाई में होती है, ना ही उसके एम्पायर में, साम्राज्य में होती है, ना कि उसके शान शौकत में होती है. नेक्स्ट, द क्या लिखा गया है? द मॉडर्न वर्ल्ड वुड बेनिफिट एंड प्रॉस्पर नॉट बाय, मतलब बेनिफिट हो गया प्रॉफिट, एंड प्रॉस्पर हो गया खुशहाली, खुशी. मतलब कि जो आज की दुनिया ना, वुड बेनिफिट, उसको जो फ़ायदा होगा, उसको जो खुशी होगी, नॉट बाय हैंकरिंग आफ्टर मटेरियलिस्टिक गुड्स. बोल रहा है कि उसको हैंकरिंग आफ्टर मटेरियलिस्टिक गुड्स, मतलब कि उसको मटेरियलिस्टिक गुड्स के साथ मिलकर नहीं होगी. अगर उसको मटेरियलिस्टिक गुड्स मिल भी जाते हैं, मटेरियलिस्टिक गुड्स का मीनिंग होता है कि हर एक वो मटेरियल, हर एक वो थिंग जिससे हम रिच बन जाते हैं, अमीर बन जाते हैं. जैसे कि कोई भी पर्सन है वो मटेरियलिस्टिक, उस पर्सन को बोलते हैं, या उस मैन को बोल सकते हैं आप, जिसके पास हर एक चीज़ हो. वो चाहता हो मेरे पास सोना बहुत ज़्यादा हो, मेरे पास बहुत सारे महल हों रहने के लिए. तो वो बोल रहा है कि आज की दुनिया को अगर असली खुशी और असली उसको फ़ायदा चाहिए, बेनिफिट चाहिए, तो वो उसको मटेरियलिस्टिक गुड्स से नहीं मिलेगा. हैंकरिंग ओवर हो गया. हैंकरिंग मतलब उसके पीछे भागना. मटेरियलिस्टिक गुड्स के पीछे भागोगे तो आपको असली खुशी नहीं मिलेगी. गुड्स बट बाय प्रोड्यूसिंग ब्रेव एंड लॉयल सिटीजन. राल्फ वाल्डो एमरसन जी बोल रहे हैं कि अगर आपको असली खुशी और
असली बेनिफिट चाहिए तो आपको किसको तैयार करना होगा, पैदा करना होगा? बहादुर और वफादार नागरिकों को, बहादुर और वफादार शहरियों को आपको तैयार करना पड़ेगा। उससे आपका जो राष्ट्र है, नेशन है, वो पावरफुल होगा, उसको ताकत मिलेगी, वरना आपका नेशन जो है वो खोखला है। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैं आपको पोइम की लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन समझाऊं, बाहर एक वर्ड का मीनिंग बताऊं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने इस अपनी जो चैनल जो मेरा एजुकेशन इज माय पैशन नथिंग एल्स पर बहुत सारी इस इंग्लिश की वीडियोस अपलोड की हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से अगर आपको जो भी टॉपिक आपको चूज़ करना है, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, आप उसको अच्छे से समझिए, वहाँ से देख लीजिएगा। मैंने हर एक वर्ड का मीनिंग आपको समझाया, हर एक लाइन की ट्रांसलेशन समझाई है। फिर भी अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको क्लियर कर दूँगा। और नेक्स्ट मैं आपको कौन सी अपनी वीडियो अपलोड करूं, कौन सा चैप्टर अपलोड करूं, पोइम करूं, शॉर्ट स्टोरी करूं, प्ले करूं, प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा, तो मैं आपको वही चैप्टर को फर्स्ट प्रेफरेंस दूंगा और उसी को अपलोड करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। व्हाट मेक्स ए नेशंस पिलर हाई? एमरसन जी बोलते हैं कि एक राष्ट्र के स्तंभ जो हैं उनको कौन ऊंचा बनाता है, कौन ऊंचा करता है? एंड इट्स फाउंडेशन स्ट्रांग, और इसकी नींव को ताकतवर कौन बनाता है? फाउंडेशंस क्या होती है? फाउंडेशन होती है नींव। नींव कहने का मतलब कि जैसे हम कोई एक घर बनाते हैं, मकान बनाना शुरू करते हैं, तो उससे पहले हम उसकी नींव डालते हैं। नींव जिसको हम बोलते हैं, डोगरी में बोले तो प्लेंथ बोलते हैं, कि हम प्लेंथ डाल रहे हैं। उससे क्या होता है कि पूरा मकान उसी पर डिपेंड होता है। किसी का मकान नींव अगर अच्छी नहीं है तो वो मकान ज़्यादातर खड़ा नहीं रह सकता है। ऐसे ही एमरसन जी बोल रहे हैं कि एक राष्ट्र के जो पिलर्स हैं, एक राष्ट्र राष्ट्र के पिलर्स मतलब कि राष्ट्र को मजबूत कौन बनाता है? कौन बनाता है? उसकी नींव कौन है? हम लोग हैं। उस लोग के, उस शहर के, उस देश के रहने वाले इनहेबिटेंट्स हैं, वहाँ के रहने वाले लोग हैं। बोले उसको कौन बनाता है? वहाँ की नींव बनाती है, वहाँ के पिलर्स उसको ऊंचा बनाते हैं। व्हाट मेक्स इट माइटी टू डेफी? और कि व्हाट मेक्स इट माइटी? माइटी होता है बहुत ही पावरफुल, शक्तिशाली। टू डेफी, डेफी होता है मुकाबला करना। और क्या बनाता है इसको इतना पावरफुल कि ये मुकाबला कर सके? किसका मुकाबला कर सके? द फोइज। फोइज होते हैं दुश्मन, दुश्मनों का मुकाबला कर सके। द फोइज एंड दैट राउंड इट थ्रॉन्ग, जो इसके इर्द गिर्द खड़े हैं। राउंड इट हो गया इर्द गिर्द, और थ्रॉन्ग हो गया भीड़, भीड़ में खड़े हैं। जो दुश्मन इसके भीड़ में, इसके इर्द गिर्द खड़े हैं, इस देश के इर्द गिर्द खड़े हैं भीड़ में, उनसे इसको कौन इतनी शक्ति देता है, ताकत देता है कि ये उससे मुकाबला कर सके? नेक्स्ट, इट इज़ नॉट गोल्ड। वो ना, ये सोना तो नहीं है। इट्स किंगडम्स ग्रांट गो डाउन इन बैटल शाक। बोल रहा है कि इसका जो राज्य है ना, ग्रांट, ग्रांट का बहुत फैला हुआ, गो डाउन इन बैटल शाक। बोल रहा है कि ये गो डाउन में नीचे गिर जाना, खत्म हो जाना, ये खत्म हो जाएगा इन बैटल शाक। बोल रहा है कि युद्ध के एक ही झटके से इसका जितना भी राज्य है, जितना भी इसका विशाल राज्य है, वो सब एक ही झटके में खत्म हो जाएगा। ईट्स शॉप्स आर लेड ऑन सिंकिंग सैंड। बोल रहा है कि इस ईट्स शॉप्स और लेड इन सिंकिंग सैंड। पर शाफ्ट्स क्या हो गए? शाफ्ट हो गए इसके कॉलम। कॉलम कहने, शाफ्ट का मतलब ये कि जैसे हम मकान डालते हैं तो उसके हर एक साइड में, जैसे कोई भी दीवारें, दो दीवारें जहाँ पे मिलती हैं, तो उस उधर जहाँ पे जो कॉलम दिया जाता है, उस कॉलम को, वो कॉलम जो हम बोल रहे हैं, पिलर ही बोलो उसको भी, वो आर लेड ऑन सिंकिंग सैंड। बोल रहे कि उसको इसने कहाँ पे लिया? एमरसन जी बोल रहे हैं उसको किस पे बनाया गया है? ऑन सिंकिंग सैंड। सिंकिंग सैंड हो गया धंसती हुई रेत। धंसती हुई रेत कहने का मतलब कि रेत क्या होता है? रेत पर वजन डालोगे आप तो रेत धीरे 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 नीचे धंसेगा, मतलब कि फिसलता जाएगा। तो इसकी जो कॉलम है, इसकी जो नींव है, वो किस पर रखी गई है? एक सिंकिंग सैंड के ऊपर रखी गई है, फिसलते हुए रेत पर रखी गई है। किसकी? नेशन की। नॉट ऑन वाइडिंग रॉक, ना कि एक स्थिर रॉक पर रखी गई है। स्थिर अबाइडिंग रॉक हो कि बहुत बड़ी विशाल पत्थर, रॉक, जो कि स्थिर है, कभी हिलता नहीं है, मजबूत है। बोल रहे हमें देश की इस जो जो नींव है वो किस पर रखी गई है? फिसलते हुए रेत पर, ना कि एक मजबूत रॉक के ऊपर, पत्थर के ऊपर। नेक्स्ट, इज इट द स्वॉर्ड? क्या ये तलवार है? आस्क द रेड डस्ट ऑफ एम्पायर्स पास्ड अवे। बोल रहा है कि ये कौन पूछ रहा है? क्या ये तलवार है?
ये रेड डस्ट पूछ रही है। रेड डस्ट मतलब कि लाल धूल। लाल धूल कहने का मतलब है ऑफ एम्पायर्स। एम्पायर्स मतलब कि साम्राज्य, जो पहले साम्राज्य होते थे, राज्य होते थे, जो पहले पहले बड़े महल होते थे, वो आज पास्ट अवे हो गए हैं, वो आज गिर चुके हैं। उनको जो मिट्टी में उनकी मतलब जो गिर चुके हैं, मिट्टी में मिल चुके हैं, उनकी धूल जो है वो पूछ रही है कि क्या ये तलवार है। द ब्लड हैज़ टर्न देयर स्टोन्स टू रस्ट, जो देयर ग्लोरी टू डिके, और कि जो खून है उसने इन पत्थरों को जंग में बदल दिया है। इन पत्थरों को किसमें जल दिया, किन पत्थरों को, जो उस साम्राज्य के, जो उन महलों के, उन शानो शौकत के जो पत्थर थे, उनको सबको डस्ट में लग गई है, ब्लड से, उनके ब्लड से क्या लगी है, उसको जंग लग गई है। देयर ग्लोरी टू डिके, और उनकी जो शानो शौकत है वो सारी ख़त्म हो चुकी है। किनकी, उस साम्राज्य की, उनके राज्यों की, वो सब खत्म हो चुकी है। एंड इज इट प्राइड दैट प्राइड क्राउन, एंड इट इज़ प्राइड, और ये हमारे लिए कितने गर्व की बात है। और क्या ये गर्व है, एंड इज इट प्राइड, क्या ये गर्व है, ये बड़ा अभिमान की बात है। और दैट ब्राइट क्राउन, वो चमकता हुआ जो ताज है, हैज़ सीम्ड टू नेशन स्वीट, वो जो चमकता हुआ ताज है वो कैसा दिखता है हमें, वो ऐसा दिखता है जैसे हमारे हैज़ सीम्ड टू नेशन स्वीट, वो ऐसा दिखता है कि जैसे हमारे राष्ट्र का जो वो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ हो, प्यारी चीज़ हो। एज दैट ब्राइट क्राउन हैज़ सीम्ड टू नेशन स्वीट, वो राष्ट्र का बहुत प्यारा है क्या, वो ताज। लेकिन वो ताज का है, बट गॉड हैज़ स्ट्रक ईच लस्टर डाउन, लेकिन भगवान ने आज उसकी जो लस्टर क्या होती है, चमक, उसकी जो चमक है ना, इन एशेज एट हिज फीट, उसको इन एशेज, एशेज क्या होता है, एशेज होती है सॉरी एशेज होती है वो, इसको हम बोलते हैं राख, जिसको राख बोलते हैं, डोगरी में बोलते हैं इसको सुहा भी बोलते हैं। सुहा सुना है अभी आपके, जिनके घर में चूल्हे जलते हैं, चूल्हे लकड़ियाँ जलाते हैं, जो लकड़ियाँ जला के जो पीछे राख बचती है, इसको डोगरी में सुहा बोलते हैं, वो होती है राख। वो है कि इसकी जो चमक है ना, उसको भगवान ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, मिट्टी में मिला दिया है, मिट्टी में मतलब राख में मिला दिया। एशेज एट हिज फीट, उसके पैरों में वो पड़ी हुई है और उसको मिट्टी में मिला दिया है। किसको, उस ताज को, जिसकी चमक हमारे देश को सबसे प्यारी थी। और क्या जी अभिमान की बात है। नेक्स्ट, नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक ए पीपल ग्रेट एंड स्ट्रांग, और है कि सिर्फ सोना नहीं, नॉट गोल्ड, ये सोना नहीं है, बट ओनली मैन कैन मेक, ओनली इंसान जो है, मानव जो है, आदमी जो है, वो एक नेशन को ताकतवर और महान बना सकते हैं। ए पीपल का मीनिंग जहाँ पे ए नेशन, एक नेशन जो है, एक राष्ट्र को इंसान ही जो है वो महान और ताकतवर बना सकता है। मैन हु फॉर ट्रूथ एंड ऑनर सेक, बोल रहा है कि इंसान जो कि सत्य के रास्ते पर चलते हैं और ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं, मैं ऑनर सेक स्टैंड फास्ट एंड सफर लॉन्ग, वो इंसान ही ज़्यादा देर तक खड़ा रह सकता है, वो कभी डगमगाता नहीं है और लंबे समय तक सफ़र कर सकता है, सहन कर सकता है प्रॉब्लम्स को। कौन इंसान, जो कि सत्य के रास्ते पर चलता है और जो ईमानदार इंसान है, वही ज़्यादा देर तक टिक सकता है। जैसे कि हम बोल सकें महात्मा गांधी जी ने देश को आज़ाद कराया, आप सब जानते हो। तो उनके रास्ते में कितनी प्रॉब्लम्स आई थी, ये तो आप 8th क्लास के बच्चों को तो ये मैक्सिमम पता ही है, और बहुत आज दिन तक बहुत कुछ पढ़ चुके होते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में। तो नेक्स्ट मैं स्टार्ट करूँ इससे पहले मैं आपको बोल दूँ, प्लीज़ आप, अगर आपको मेरी ये पोइम अच्छी लग रही हो, अगर पढ़ाने का मेथड आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ आप इसको लाइक और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट मैं आपको पढ़ाऊँ, आ जाओ, नेक्स्ट जो पैराग्राफ है इस पे आ जाओ। ब्रेव मैन हु वर्क वाइल अदर्स स्लीप, बोले ब्रेव मैन वो होते हैं जो काम कर रहे होते हैं जबकि बाकी वाले सो रहे होते हैं। जब बाकी वाले सो रहे होते हैं और ब्रेव इंसान क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। हु डियर वाइल अदर्स फ्लाई, और वो उस समय हिम्मत करते हैं जब बाकी वाले सब क्या हो जाते हैं, भाग जाते हैं। ठीक है, वो होते हैं एक बहादुर आदमी। बहादुर आदमी वो होते हैं जो उस समय काम करते हैं जब बाकी वाले सो जाते हैं, और वो उस समय डटे रहते हैं, डट कर मुकाबला करते हैं, सामने खड़े रहते हैं जब बाकी वाले वहाँ से भाग जाते हैं। जब आपके देश पर कोई संकट आता है, अगर बाकी वाले भाग जाते हैं, अगर आप डट कर खड़े हो, तो आप क्या हो, एक ब्रेव मैन हो, बहादुर आदमी हो। दे बिल्ड ए नेशंस पिलर्स डीप, वो क्या करते हैं, दे किसके लिए है, बहादुर आदमियों के लिए, ब्रेव मैन के लिए,
कि वो एक राष्ट्र जो है उसके जो पिलर्स हैं, स्तंभ हैं, उनको डीप बनाता है। डीप का मतलब जहाँ पे गहरा नहीं है, डीप का मतलब स्ट्रांग, ताकतवर बनाता है। नेशंस के पिलर्स को ताकतवर बनाता है। एंड लिफ्ट देम टू द स्काई, और उनको इतना ऊंचा उठाता है कि वो आसमान तक उनको ऊंचा उठा देता है, आसमान को तक को छूने लगते हैं उसके पिलर। इन कहने का भावार्थ जहाँ पर ये है कि जो ब्रेव मैन होते हैं वही अपने जो राष्ट्र है, अपना देश है, उसको बचाते हैं और उसको इतनी ऊंचाइयों तक ले जाते हैं कि पूरी दुनिया में उस राष्ट्र का नाम होता है। और नाम किसके बेस पे होता है? उस नेशन के इनहेबिटेंट्स के नाम के ऊपर, उस देश में रहने वाले लोगों के नाम। वो सारा काम जो सारा उस श्रेय जो होता है वो किसको जाता है? वो उस देश के रहने वाले इनहेबिटेंट्स को जाता है और उस देश के रहने वाले लोगों को जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ये थे हमारी पोइम ए नेशन स्ट्रेंथ, जो कि मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। अब मैं आपसे यही आशा करता हूँ कि प्लीज़, अगर आपको अच्छे से समझ में, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहिए, मैं उसको ताकि जल्दी से अपलोड कर सकूँ। और एक बार और कहना चाहता हूँ कि अगर आपको फिर भी इसमें कुछ समझ नहीं आती है, कोई भी वर्ड का मीनिंग नहीं समझ आता है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं वहाँ पर आपको अच्छे से उस वर्ड का मीनिंग कंफर्म कर दूँगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।